रहे थे ओरल एविडेंस, यानी अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है एविडेंस। और ये कितने प्रकार का होता है? या तो ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री होगा। ओरल के कंसर्निंग ये दोनों में होता क्या है? ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, क्या होता है? इनमें एक स्टेटमेंट होता है, इसमें रिटन में होगा, इसमें वर्बल होगा। यही फर्क है ना। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि एविडेंस दो प्रकार का होता है। एविडेंस देखिए आप क्या करेंगे, फैक्ट को एस्टेब्लिश करेंगे। फैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए आप एविडेंस देते हैं, और एविडेंस देने की इजाज़त किसको है? यहाँ कौन देता है? विटनेस। और ये तो उसके साथ भी लागू है, एविडेंस के साथ भी लागू है। पहली चीज की डॉक्यूमेंट है क्या, ये कहाँ डिफाइन है? और ये क्या कहता है? डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक मटेरियल पे, एक मैटर पे, एक मटेरियल पे, किसी पदार्थ पे क्या है? अक्षर, अंक या चिन्ह, ये चीज़ है ना। क्या होगा इसमें? या तो अल्फ़ाबेट होंगे, या साइंस होंगे, या और क्या होंगे? सिंबल होंगे। या तो डिजिट होंगे, या अल्फ़ाबेट होंगे, या साइन और डिजिट वो होंगे। पर्पस क्या है? फॉर रिकॉर्डिंग। किसकी कंसर्निंग? हम रिकॉर्ड करते हैं किस लिए? फॉर डेटा। देखिए क्या लिखता है, डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और एनी अदर मीन्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording. ये दो फॉर पर्पस ऑफ द रिकॉर्डिंग है, इसको अंडरलाइन कीजिए। That matter and includes electronic and digital records. ये डॉक्यूमेंट कितने प्रकार का हो सकता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, हो सकता है। कहाँ है ये? दूसरा, प्राचीन डॉक्यूमेंट, आधुनिक डॉक्यूमेंट, एंशिएंट एंड मॉडर्न। हड़प्पा की सभ्यता, उसकी लिपि भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये एंशिएंट भी हो सकता है, मॉडर्न भी हो सकता है। ये अटेस्टेड भी हो सकता है, नॉन अटेस्टेड भी हो सकता है। लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था कि ओरल जो एविडेंस है वो किस प्रकार से दिया जाएगा।
और उसके कंसर्निंग जो चैप्टर थी वो कौन सी थी? और उसमें क्या कहा गया था कि ओरल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को बात करते हुए सुनता है और उसे टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि हम उस व्यक्ति को बताएं कि हम आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम उसे बिना बताए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने उसके वार्तालाप को, उसके जो भी कॉन्फेशन हो, एडमिशन हो, जो कुछ भी वो कह रहा है, हमने उसे टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लिया। ये टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया हुआ जो स्टेटमेंट है, ये ओरल एविडेंस है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? पहली चीज। दूसरी चीज, इसको एविडेंस में दिया जा सकता है? एविडेंस में दिया जा सकता है। आर एम मलकानी के केस में हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी इसकी कहा गया कि एविडेंस है, इसे दिया जा सकता है। और अगर हम आपसे पूछें क्यों दिया जा सकता है, चलिए मलकानी के केस में क्या दिया, क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि एविडेंस किसका दिया जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट, इन्हीं चीज़ों का। और किसी भी चीज़ को एडमिसिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो रिलेवेंसी के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत वो आता हो। तो ये कैसे आएगा? बातचीत जब हो रही है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं है? तो सेक्शन 4 के तहत रेलेवेंट है। सेक्शन 5 क्या कहता है? कॉज इफेक्ट और ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये वो इफेक्ट दे रहा है, आप बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके बोलने का इफेक्ट हो रहा है। सेक्शन 5 के तहत रिलेवेंट है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। सेक्शन 4 के तहत तो रिलेवेंट है या डाउट है? और सेक्शन 6 के तहत, सेक्शन 6 क्या कहता है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके तहत रेलिवेंट है कि नहीं? सोचिए तो सही, हो क्या रहा है। एक व्यक्ति है, बोल रहा है, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, जिस वक्त बातचीत हो रही है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने की वजह से सेक्शन 4 के तहत रेलिवेंट है। जो बोल रहा है उसका इफेक्ट है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो सेक्शन 5 के तहत भी रेलिवेंट है। सेक्शन 6 में क्या है? मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, इसके तहत रेलिवेंट है कि नहीं? नहीं। क्यों? अगर वो कह रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो अपना कंडक्ट जो भी है वो भी तो बता रहा है। तो ये सेक्शन 6 के तहत भी रेलिवेंट है। इस वजह से आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा है कि इसका सच दिया जा सकता है। सवाल नंबर 2, ये ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? कोई व्यक्ति कह रहा है,
तो जब हम उसको प्ले करेंगे तो उसमें से उसकी आवाज़ आएगी। जब टेप रिकॉर्डर को चलाएंगे तो उसमें से उसकी आवाज़ आएगी। तो ये आवाज़ जो आ रही है वो लिखी हुई आ रही है कि बोलते हुए आ रही है? बोलते हैं तो ओरल है कि डॉक्यूमेंट्री है? डॉक्यूमेंट्री। आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं। एक साक्षी जब आता है अपना ओरल एविडेंस देने, वो क्या करता है? वो तो बोलता है उन तथ्यों को जिसको उसने देखा है, सुना है, परसीव किया है बाई सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो जब वो बोलता है तो उसको तो कहते हैं कि ओरल एविडेंस है। टेप रिकॉर्डर पे सेम चीज़ आ रही है, आवाज़ ही तो आ रही है। बट बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। वो तो एक माध्यम है। हाँ? किसी व्यक्ति का भी है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप इसको ओरल एविडेंस और उस व्यक्ति के साथ जो ओरल एविडेंस देने के लिए आया हुआ है एज अ विटनेस बॉक्स में, उसमें क्या फ़र्क दिखता है। यही होगा ना बाद में हम कहेंगे कि ये जो आवाज़ है उस व्यक्ति की नहीं है, अधिक से अधिक ये कहेंगे। तो उसका एक अलग एपिसोड है कि फिर ठीक है, हम देखेंगे कि पहले वो रेलेवेंट है कि नहीं, उस व्यक्ति की आवाज़ उससे मिलती है कि नहीं। ये सब चीज़ें तो एक अलग इशू है। लेकिन क्या ये ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? क्यों डॉक्यूमेंट्री है? तो रिकॉर्डेड है तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्री हो गया। अभी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में नहीं क्या कहा था? नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ किन तरीकों से? क्या ये लेटर, फिगर्स और मार्क्स? ये तो इसने इंक्लूड किया है ना, इसने इंक्लूड किया है मतलब उसमें इसमें शामिल किया है। हम ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट होने के लिए लेटर, फिगर और मार्क्स होना जरूरी है। हाँ, वो तो आपका वो जो एल्गोरिथम है जिसमें आप कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है ना, 0 और 1 के। तो ये तो आपने बताया ना कि वो 0 है वो 1 है, लेकिन जिस वक्त रिकॉर्डिंग करते हैं आप वहाँ 0 1 करते हैं क्या? वो तो ऑटोमेटिक होती है, वो एक डिवाइस है। अब इसकी जो बारीकियाँ हैं उसको ध्यान से समझिए। ये दोनों है। अगर आपने चोरी से बिना उसको बताए रिकॉर्ड किया है तो ये ओरल है, और उसकी जानकारी में रिकॉर्ड किया है तो ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री दोनों है। पूछिए इस फर्क का फर्क क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको साबित करेंगे तो अगर आपने चोरी से उसको बिना बताए साबित करना है तो ओरल एविडेंस के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे। और ओरल एविडेंस कैसे दिया जाता है? इट मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस, वहाँ वो लागू हो जाएगा। और अगर उसको बता के किया है तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, यानी दोनों में से किसी भी तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? टेप रिकॉर्डर के साथ एक खास बात और भी है कि इसको एडमिसिबल होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहले ये कि ये जो फैक्ट इन इशू है उससे रेलेवेंट मामला हो उस रिकॉर्डिंग में, अनाप शनाप कुछ भी नहीं। दूसरा, ये उसी व्यक्ति की आवाज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये प्रमाणित करना होगा आपको। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक प्रॉपर कस्टडी में रखा गया था इस टेप रिकॉर्डर को। क्यों? क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश मिनिमाइज रहे, और इस वजह से। बात समझ रहे हैं?
आइए, अब हमको डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करना है, क्योंकि एविडेंस की परिभाषा में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसा डिफाइन किया गया, क्या कहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखिए, दो चीज़ें, एक डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब बनेगा? तब जब प्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। वेरी गुड, और द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जब उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने, देन वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है, उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। इस सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। पहला, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। ये आएगा आपको सेक्शन 56 to 64। कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं वो जेन्युइन है, उसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है जिसने उस पर हस्ताक्षर किया है या सील लगाया है या उसने लिखा है। द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके जेन्युइननेस को चेक करना। थर्ड, हमारे पास 2 तरह के एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रेजेंस में ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देंगे तो ओरल एविडेंस नहीं दे पाएंगे। ये स्कीम है इसकी। यानी कि डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग पहला क्या काम है, पेश करना, दूसरा उसके जेन्युइननेस को, मतलब उसके असलीपन को साबित करना। पेश कैसे करेंगे, देखिए, पेश करने के संबंधित कुछ नियम है, उसको समझ लीजिए। एक तो ये होता है कि डॉक्यूमेंट हमारे कब्जे में नहीं है, विरोधी पक्षकार के कब्जे में। एक ये होता है कि जिस वक्त आप ड्राफ्ट कर रहे हैं प्लेंट, तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हैं वो सब के सब डॉक्यूमेंट आप उसके साथ एक एनेक्सर में एक लिस्ट बना के एनेक्सर के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे। कहाँ ये नियम, नाइन 14 और आपका ये कहाँ, और So 94। यह हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, विरोधी पक्षकार के पास है, उसके कब्जे में है, तो आप उसको नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करना है, यह हो सकता है।
तो उसको नोटिस कहाँ से देंगे? ये आपको नोटिस देना होगा उसको। नोटिस देने के बाद भी अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसे उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं होगी। ये कहाँ है? जिस व्यक्ति को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए समन किया गया है, समन किया जा सकता है? ये सेक्शन दे दो। एक तो आपका इसी में है 168, जो आपको जज को वाइड पावर देता है कि किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, सबका सब वो कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को इसने समन किया है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी। यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के क्रॉस एग्जामिनेशन होने का एक प्रिजम्पशन है। एक 119 जी, जो साक्ष्य पेश करने के लिए आपको कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट आपको पेश करने के लिए कहा गया है, अगर आप वो नहीं पेश करते हैं तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगी कि अगर आप वो पेश करते तो आपके विरुद्ध जाता। समझ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं वहां ये सब सपोर्टिंग सेक्शंस हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। आइए चैप्टर 5 में। क्या कहता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? सेक्शन 56 को गौर से देखिए, देखिए क्या लिखता है वो। द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। किसके बारे में बोल रहा है ये?
और डॉक्यूमेंट में क्या होता है? ये कहता है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय आइदर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, यानी दस्तावेजों के अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित की जा सकती है। ये तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। डॉक्यूमेंट के साथ और क्या होता है? वो किस दशा में है, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वो उसका अटेस्टेशन हुआ है कि नहीं, मतलब इसका एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें भी तो होती हैं। ये चीज़ें कैसे साबित होंगी? यानी हमें क्या क्या देखना है? कंटेंट, एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड एग्जीक्यूशन, ये चार चीज क्या देखना है? पहला कंटेंट, दूसरा कंडीशन, तीसरा एग्जिस्टेंस, फोर्थ एग्जीक्यूशन। इसके बारे में तो इसने क्या कह दिया कि इसको कैसे साबित करेंगे? प्राइमरी या सेकेंडरी। इसको कंडीशन और एग्जिस्टेंस को। और इसका क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है उसको किसी ने लिखा होगा, उस पर हस्ताक्षर किए होंगे, उस पर मुहर लगी हुई होगी, उसको अगर अटेस्टेशन की बात है तो 2 विटनेसेस होंगे उसके कंसर्निंग, जिसको उसने उस पर हस्ताक्षर लगाते हुए देखा होगा। ये चीज़ें भी तो हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है उसने साइन किया है कि नहीं। और जहां अटेस्टेशन अनिवार्य है, सभी डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन अनिवार्य नहीं होता है, वहां विटनेसेस के सिग्नेचर हैं कि नहीं। ये एग्जीक्यूशन है। रजिस्ट्री में तो जरूरी कंपल्सरी है ना, बिना विटनेस की कैसे रजिस्ट्री होती है? तो वहाँ तो कंपल्सरी है। इसलिए हमने आपको बताते वक्त क्या कहा था कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एंशिएंट डॉक्यूमेंट, मॉडर्न डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब समझिए, जिस वक्त कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है उस वक्त ये तीनों अपने आप साबित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में क्या है यानी कंटेंट में क्या है वो कोर्ट देख लेगी, किस कंडीशन में है वो कोर्ट देख लेगी, उसका एग्जिस्टेंस है तभी तो प्रस्तुत किया गया है तो वो देख लेगी। तो ये तीनों जैसे ही कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है ये प्रूफ हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बच जाता है प्रूफ करने के लिए? इसका एग्जीक्यूशन, यानी इसकी जेन्युइननेस। अगर किसी ने सिग्नेचर किया है तो वो वही व्यक्ति है जिसने सिग्नेचर किया है या कोई और व्यक्ति है? ये तो प्रश्न उठ सकता है ना। तो वैसे स्थिति में इसके बाद हमारा जो कंडीशन है, अभी हम लोग 3 कंडीशन में पढ़े ना। फर्स्ट तो ये कि डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना, सेकंड उसको साबित करना, और थर्ड कब ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रेजेंस में। ये 3 स्टेज में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 56 पे। द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसकी बात हो रही है। और देखिए प्राइमरी एविडेंस किसको कह रहा है? 57 को देखिए। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ produced for the inspection of the court.
वह दस्तावेज जो स्वयं न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई है। इसमें किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि सर्टिफाइड कॉपी की बात हो रही है? डॉक्यूमेंट तो किसी तरीके का होगा ना। जेरोक्स कॉपी की बात हो रही है कि उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने रखा है उसकी बात हो रही है? किसकी बात कर रहा है ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बना है उसकी बात कर रहा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा? कैसे आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सेल डीड जो होगी वो उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइएगा, वो सेकेंडरी होगी कि नहीं वो तो भी हम लोग तय करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल, और कहाँ? न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, इंस्पेक्शन फॉर द कोर्ट। और बस क्या है? प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। और अब देखिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं। कहता है इसमें कितना 7 एक्सप्लेनेशन है। यस आइए, पुराने वाले में 2 ही एक्सप्लेनेशन थे, अभी इसने बढ़ा दिया है 7 एक्सप्लेनेशन। ये पहला क्या कहता है कि where document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document। क्या मतलब समझे इसका? इसको ऐसे समझिए कि एक फॉर्म है जिसमें 4 पार्टनर्स हैं। ये चारों एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, 4 अलग, और चारों उस चारों पे डिस्कस करते हैं। अब इसको यहाँ लाइए। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। ऐसे 4 डॉक्यूमेंट पे साइन किए, तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा? सारे डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि सबका पार्टनरशिप डीड है, कॉपी चारों के पास होनी चाहिए थी, चारों का सिग्नेचर चारों पे है, वैसे स्थिति में ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी पार्टनर चाहे उस एक डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर सकता है एज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। हाँ, प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर अगेंस्ट ऑल। ठीक है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर अगेंस्ट द ऑल है, सबके अगेंस्ट में प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। क्योंकि सब क्यों कहलाएगा? क्योंकि सबके सिग्नेचर हैं, चारों डॉक्यूमेंट्स पे हैं। इसलिए देखिए, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, इस पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। दूसरा ये, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट ऐसा थोड़ी होता है काउंटर पार्ट का। जी नहीं, वो नहीं होता। मान लीजिए हम आपको एक रिसिप्ट देते हैं। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको बीच से फाड़ा जा सकता है। जब इससे बीच से फाड़ देंगे तो इसका पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 ये होगा। अब अगर ये रसीद है तो समझिए कि आप हमको फीस देते हैं, तो हम आपको ये वाली देते हैं, सॉरी ये वाली देते हैं फाड़ के, और आपसे इस पे सिग्नेचर करवाते हैं, और हम इस पे सिग्नेचर करते हैं। आपके पास जो रिसीट गई उस पे किसका सिग्नेचर है? किसका सिग्नेचर है? मेरा। मेरे पास जो पार्ट है उस पे किसका सिग्नेचर है? आपका।
अब इसको समझ लीजिए कि एक चेक है। चेक पे साइन कौन करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब जिसके नाम का चेक है वही साइन करेगा ना। हमने साइन कर दिया। ये चेक अब इससे कैसे निकाला जा सकता है? कौन निकालेगा? हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सिग्नेचर किया। हमने आपको दिया निकालने के लिए, आपने इसके पीछे साइन किया। हमने आपको पेमेंट किया है तो आप इसके, अब हमने इसके पीछे साइन किया या बैंक ने आपसे पीछे साइन करवा दिया? अब बताइए इस चेक की कंडीशन क्या है? इस पे कितने सिग्नेचर्स हैं? 2। हमने सिग्नेचर किया तो ये मेरे लिए प्राइमरी एविडेंस है। आपने सिग्नेचर किया तो ये आपके लिए प्राइमरी एविडेंस है। इस कंडीशन में जब हम रिसिप्ट दे रहे हैं तो जिस पे मेरा सिग्नेचर है वो किसके लिए प्राइमरी एविडेंस है? दोनों के लिए कैसे हो जाएगा? ये तो काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब ही ये हुआ कि एक पार्ट आपके पास है, एक पार्ट मेरे पास है, तो तय यही करना है ना कौन सा प्राइमरी एविडेंस है, किसके अगेंस्ट में। तो जो पार्ट आपके पास है जिस पे मेरा सिग्नेचर है वो प्राइमरी एविडेंस है मेरे लिए, जिस पे कोई सिग्नेचर मेरा है। और जो पार्ट मेरे पास है जिस पे आपका सिग्नेचर है वो आपके लिए प्राइमरी एविडेंस है। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब ये कहता है तीसरा एक्सपेंशन देखिए, where number of documents are all made by one uniform process, सब एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाए गए। इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, each is primary evidence of the content of the rest, but where they all are copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. इसने क्या कहा? इसको ऐसे समझिए, आपको हमने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया और कहा कि इसकी कॉपी करा के लाइए। आपने उसकी 10 कॉपी कराई। ओरिजिनल कितना है? फोटोस्टेट कितनी है? 10। सब बना किससे है? ओरिजिनल से। तो जितना 10 है ना वो सब एक दूसरे का प्राइमरी है, लेकिन इसका ओरिजिनल का प्राइमरी नहीं है। बात समझिए, ये 10 के 10 एक दूसरे का प्राइमरी है, लेकिन ओरिजिनल का प्राइमरी नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ही प्राइमरी है। बात समझ में आ रही? ये किसी भी तरीके से हो सकता है। कार्बन कॉपी करके अगर हम कर रहे हैं तो भी जितना बनेगा ओरिजिनल वाला फर्स्ट होगा, बाकी जितने भी कार्बन कॉपीज होंगे वो सब। कार्बन कॉपी कहाँ दिया जाता है? जैसे इनक्वेस्ट रिपोर्ट हुआ, आपका वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, वहाँ कार्बन कॉपी मिलती है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन समझें? But they are all copies of a common original. They are not primary evidence of the content of the original. इस चीज को समझ गए? अब आइए, where an electronic or digital record is created or stored, क्या हो रहा है? पहले ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्रिएट किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है।
कैसे होता है ये? And such as storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files. Each such file is a primary evidence. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या है? आप वीडियो बनाते हैं, वो भी है। टेप रिकॉर्ड में टेप किया, वो भी है। क्या कर रहे हैं आप? स्टोर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं? कहाँ? एक फाइल में, मल्टीपल फाइल में? ये क्या लिखता है? एंड सच स्टोर अगर साइमल्टेनियसली, एक साथ या बार बार, मतलब एक के बाद एक। हमने एक साथ ही ढेर सारे डिवाइस में आपने जो भी वायरिंग सिस्टम की हो उसके तहत स्टोर कर दिया, या तो एक साथ करें या एक के बाद एक करते चले जाए। कर क्या रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं? मल्टीपल फाइल्स में इस सच फाइल्स इज ए प्राइमरी एविडेंस। क्यों सब प्राइमरी एविडेंस क्यों होंगे? एक ही है और साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं या एक के बाद एक कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट उसके एक ही है और जो स्रोत है वो भी कॉमन। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, क्रिएट का मतलब आपने शुरुआत की, स्टोर का मतलब आपने कहीं से लिया और उसको कॉपी करके आप डाल रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में ये जितने भी मल्टीपल फाइल्स होंगे ये क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है। Where an electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. उसने एक डिक्लेरेशन किया है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी में है तो ये प्राइमरी एविडेंस है। अभी हमने आपको टेप रिकॉर्डर के कंसर्निंग तीसरा पॉइंट क्या बताया था? यही कि उसको प्रॉपर कस्टडी में रखना है। तो अगर ये प्रॉपर कस्टडी में है तो ये प्रूफ करना होगा, क्योंकि अनलेस, क्या लिखा है इसने, अगर ये डिस्प्यूटेड है तब तो नहीं। क्योंकि अगर ये प्रश्न लग गया कि प्रॉपर कस्टडी में नहीं था तो वैसी स्थिति में नहीं। समझ रहे हो? और अगर प्रॉपर कस्टडी में है तो सबके सब प्राइमरी एविडेंस। आइए, where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence. क्या कर रहा है? समझ रहे हैं? समझाने जैसा कुछ नहीं है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या किया आपने? ब्रॉडकास्ट कर दिया, जैसे न्यूज़ चैनल पे आता है जब बारिश जो चीज किसी ट्रांसफर की किसी, हाँ किसी का, तो वैसी स्थिति में वो सब के सब प्राइमरी एविडेंस। Last, where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resources, each such automated storage including temporary files is primary evidence. बताइए क्या कर रहा है? Electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resources. मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस इन ए कंप्यूटर रिसोर्सेज, उसमें टेम्पररी फाइल भी शामिल है। टेम्पररी फाइल का मतलब बाद में उस फाइल को आप डिलीट कर देंगे। टेम्पररी फाइल कैसे बनती है? नहीं पता है? राम जी, यस कैसे बनती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। राम जी, क्या है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी? टेम्पररी स्टोर करता है। जैसे कंप्यूटर बंद करते हैं वो क्या करता है? उस फाइल को और क्या हो जाता है? रीसेट हो जाते हैं। वो फाइल रहती है? नहीं रहती है, वो फाइल डिलीट हो जाती है। नहीं जानते थे?
इस ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल इज प्राइमरी एविडेंस। इसका मतलब क्या कहा कि वेयर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टोर्ड इन ए मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस इन ए कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर में आप मल्टीपल जगह पे उसमें स्टोर कर रखा है, उसमें कुछ टेम्पररी फाइल्स भी है, तो वो सब के सब क्या है, स्टोर कर रहे हैं ना एक ही स्रोत से, वो सब के सब प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का अब क्या मतलब निकला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हम उसके कौन सा ओरिजिनल कहलाएगा, हम उसकी बात कर रहे थे। ये सब के सब क्या है, ये ओरिजिनल। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन 3 के बाद जो जोड़ा है ये आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, पहले 3 ही था, ये 4, 5, 6, 7 इधर रिसेंटली ऐड किया इसने। अच्छा देखिए, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है इसने, इसको समझिए क्या कहता है। ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स। क्या होता है प्लेकार्ड्स? जो दिखाते हैं क्या? लोग दिखाते हैं। All printed at one time from one original. Any one of the placards is primary evidence of the content of the any other, but no one of them is primary evidence of the content of the original. क्या कहा इसने? वही बात है जो फोटोस्टेट से निकल रहा था 10, वो 10 आपस में क्या थे, प्राइमरी एविडेंस थे, लेकिन ओरिजिनल की कंसर्निंग वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। क्लियर है? क्या मतलब होता है प्लेकार्ड का? PLACARDS। समझ रहे हैं ना? तासवास तो नहीं समझ लिए थे? ठीक है, आइए हम लोग क्या देख रहे थे कि documentary evidence, content of documentary evidence can be proved by primary and secondary evidence. primary evidence और secondary evidence। primary evidence क्या होता है हमने देख लिया, secondary evidence भी देख लेते हैं क्या होता है। secondary evidence को डिफाइन कर रखा है इसने सेक्शन 58 में, और क्या कहता है, secondary evidence includes, ये किस तरह का डिफिनेशन है, इंक्लूसिव डिफिनेशन है ना, यानी जितने भी लिस्ट में दिए गए हैं ये लास्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इनसे अधिक भी हो सकते हैं। So इसका लास्ट इलस्ट्रेशन का मतलब क्या, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं है। जैसे हमने समझाया ना कि आपको हमने फोटोस्टेट करने के लिए ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट दिया, तो आपने उससे ओरिजिनल तो एक ही है, फोटोस्टेट 10 निकाला, तो 10 जो फोटोस्टेट कॉपियाँ हैं वो एक दूसरे के प्राइमरी हैं, बट वो ओरिजिनल की प्राइमरी नहीं है। सेकेंडरी एविडेंस है, अभी देख रहे हैं ना सेकेंडरी एविडेंस क्या है, आइए ना आइए देखते हैं, क्योंकि फोटोस्टेट ना तो प्राइमरी एविडेंस होता है ना सेकेंडरी एविडेंस होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। फोटोस्टेट कॉपी ना तो प्राइमरी एविडेंस होती है ना सेकेंडरी एविडेंस होती है, हम लोग देखेंगे। आइए, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, पहली बात समझ गए कि इंक्लूसिव डिफिनेशन है, इसमें और भी चीज़ें समावेशित हो सकती हैं, जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव नहीं। क्या कहता है, सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजन हियर आफ्टर कंटेंट। सर्टिफाइड कॉपी कहाँ डिफाइन है? गुड, ये सर्टिफाइड कॉपी को डिफाइन करता है। क्या है सर्टिफाइड कॉपी? देखिए, सर्टिफाइड कॉपी किसको कहते हैं, कोई भी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग लागू होगी। पहली बात समझ लीजिए, वहाँ एक अधिकारी बैठा होता है,
उसके लेने की कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस है। अगर वो आप फीस जमा करते हैं तो आप सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। वो क्या करेगा कि उस कॉपी से, जो कॉपी की आप सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हैं, उसकी एक नकल निकालेगा। उस नकल पे वो एक स्टैंप लगाएगा, दस्तखत करेगा, सील करेगा, और एक जो लीगल उसकी फ़ी है वो आप अदा कर देते हैं तो वो आपको प्रदत्त कर देता है। ये सर्टिफाइड कॉपी है। इसके साथ एक प्रिजम्पशन है। इसकी डेफिनेशन सर्टिफाइड कॉपी की 75 में दी है। एक प्रिजम्पशन है 78 में, जो कहा जाता है कि सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो जेन्युइन होती है। प्रिजम्पशन का फ़ायदा क्या होता है? हाँ, उसके आगे बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे शिफ्ट कर जाता है। कोर्ट ये मान के बैठ जाती है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो ये मतलब जेन्युइन है। ओरिजिनल तो नहीं, जेन्युइन है। जेन्युइननेस का मतलब जो कुछ भी हुआ है वो लीगल तरीके से हुआ है, इसमें इलीगलिटी नहीं है। अगर कोई आक्षेप करता है तो उसको अब साबित करना होगा कि ये जो सा कह रहा है वो जेन्युइननेस के कंसर्निंग वो प्रूफ करे। ठीक है, तो कहता है सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, उसमें फर्स्ट उसने कहा सर्टिफाइड कॉपी, यानी आप सेकेंडरी एविडेंस कब देंगे? पहले तो आपको देना क्या है? प्राइमरी एविडेंस। हम लोग आगे देखेंगे कुछ कंडीशन है जो हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे। तो कहता है कि वो सर्टिफाइड सेकेंडरी एविडेंस में शामिल करता है सर्टिफाइड कॉपी पहला। रीजन जान दिए क्यों? क्योंकि जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 78 में कि वो क्या है? दूसरा देखिए क्या कहता है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वो सारी चीजें, फोटोस्टेट। versus themselves ensure the accuracy of the copy। मैकेनिकल प्रोसेस कैसा होना चाहिए? जो उसके इंश्योर करे एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी को, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, इस तरह की मैकेनिकल प्रोसेस होनी चाहिए। एंड कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपी, ये इसको जरा अंडरलाइन कीजिए। आपने सिर्फ निकाल लिया उससे मतलब नहीं है, आपको कंपेयर भी करना है। इसलिए हमने कहा फोटोस्टेट कॉपी ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। इस स्टेज से गुजरिएगा तब जब वो कंपेयर कर लिया जाएगा तब। हमने अभी आपको क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना एक अलग एस्पेक्ट है, डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को साबित करना दूसरा एस्पेक्ट। क्योंकि डॉक्यूमेंट एक एविडेंस दे रहे हैं ना, अब तो हम एविडेंस दे रहे हैं, ये एविडेंस कल जाकर प्रूफ बन जाएगा, तो हमें उन सभी चीज़ों से होके निकलना पड़ेगा। समझ गए इस चीज़ को? कितने फॉर्म देखिए, यहाँ एंड लिखा है और नहीं है, ये कंपेरिजन हम बता रहे हैं कौन करेगा। जिस वक्त आप चैलेंज करेंगे ना, तो जहाँ ये मैकेनिकल प्रोसेस से बना है वो व्यक्ति कंपेरिजन करेगा, उसी व्यक्ति को आप बुलाएंगे एविडेंस के तौर पे। 2 साल 4 साल 5 हाँ बताएंगे उसका क्या 2 साल 5 साल 4 साल। इसलिए हमने कहा कि वो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, या आप क्या कौन सा सिस्टम है। पहली बात तो हम आपको देने नहीं देंगे सेकेंडरी एविडेंस, पहले आप दीजिए प्राइमरी एविडेंस। किस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस देंगे हम लोग सेक्शन 60 में देखेंगे अभी इसको। सभी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ नहीं है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। कंडीशन है उसके साथ कि कब आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे, उसके लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 60। हाँ, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इज देम सेल्फ। पहली बात, ये मैकेनिकल प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जो खुद इंश्योर करे उस एक्यूरेसी ऑफ कॉपी की। इतनी भी बात खत्म नहीं होती, उसके बाद कंपेयर कीजिए। मतलब हम कहीं से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं से भी कोई फैब्रिकेशन हो। सेकेंडरी एविडेंस के कंसर्निंग भी
आप इस चीज़ को गौर कीजिए, हम प्राइमरी एविडेंस तो खैर अपने आप में ओरिजिनल है, सेकेंडरी एविडेंस जब आप दे रहे हैं तो इस कंडीशन को तब ये मानेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस है। अगर इसको पैरामीटर को आप फॉलो नहीं किए तो सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में ही नहीं आएगा, हम आपको देने ही नहीं देंगे, क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस की अभी हम परिभाषा देख रहे हैं। ठीक है, आइए थर्ड, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, इसका क्या मतलब हुआ? एक तो ये हुआ, पहले वाले में देखिए यहां मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा था, अभी क्या हो रहा है? मेड फ्रॉम, ओरिजिनल है हमारे सामने, हम उससे अब बना रहे हैं। वो मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है हम ये मतलब उसको एक एक चीज़ रिटेन में फिर से ड्रॉप कर रहे हो, एक एक चीज़, उसका कॉमा, फुल स्टॉप, सभी चीज़ों, और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ वो कंपेयर करना है, और जो बना रहा है फिर उसका साक्ष्य देंगे जिस वक्त उसको प्रूफ करना होगा। तो ये सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। थर्ड, फोर्थ, काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। इस बात को समझे, आइए फिर से समझाते हैं। ये क्या था? ये रसीद है, इस पे किसका सिग्नेचर है? आपका, योर, इस पे मेरा। ये आपके पास है, काउंटर पार्ट है, तो ये आपके पास है, तो आपके पास है सिग्नेचर मेरा है, तो ये कैसा एविडेंस है? प्राइमरी एविडेंस है। ये आपके पास है लेकिन सिग्नेचर मेरा नहीं है, तो मेरे लिए ये सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे इसमें आपका सिग्नेचर है तो आपके लिए प्राइमरी एविडेंस है और मेरे लिए सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि इस पे मेरा सिग्नेचर नहीं है। हाँ, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, इस पे मेरा सिग्नेचर रहता तो मेरे लिए प्राइमरी एविडेंस होता, मेरा नहीं है, आपका सिग्नेचर, तो आपके लिए प्राइमरी एविडेंस है, मेरा सिग्नेचर नहीं है इसलिए मेरे लिए सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि इस पे हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। क्या लिखा है इस पे देखिए, काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जिसने उस पे सिग्नेचर नहीं किया है। तो जिस पे सिग्नेचर नहीं है उसके अगेंस्ट में उसका सेकेंडरी एविडेंस है। जिस पे मेरा सिग्नेचर है वो तो मेरे लिए प्राइमरी एविडेंस है, जिस पे मेरा सिग्नेचर नहीं है वो मेरे लिए सेकेंडरी एविडेंस है। क्लियर? अब देखिए, ओरल अकाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, content of the document given by some person who has himself seen it। अब हम किसको पकड़ के ले आए? विटनेस को, यानी कि अब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी है ना हमारे पास प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन फिर वो सेकेंडरी की परिभाषा में कब आएगा? जब ओरल एविडेंस नहीं लिखा है। गौर से देखिएगा, इसने ओरल अकाउंट्स लिखा है, oral accounts of the contents of the document। contents of the document यानी उसने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ रखा है, वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ मुझे सिग्नेचर करते हुए देखा है, वो व्यक्ति नहीं है जिसने विटनेस को सिग्नेचर करते हुए देखा है, वो व्यक्ति है उस डॉक्यूमेंट से परिचित है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, himself seen it। अब हाँ बिल्कुल, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स उसी तरह लिखे रहते थे। हाँ। तो अब ये कहता है कि हिमसेल्फ सीन इट। सीन इट मतलब
बात क्या कर रहा है? कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को सीन करने का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट को पढ़ा है। सीन का मतलब, यहाँ सीन का मतलब उसने डॉक्यूमेंट कंटेंट कैसे पता चलेगा उसको कि उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट में क्या है? बगैर पढ़े तो उसे पता नहीं चलेगा। कोई बिल बनाएगा, वकील साहब बिल बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो और बना भी रहे हैं, तो उस व्यक्ति को समझ रहे हैं क्या है? ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ, किसी दूसरे से उसने सुन नहीं रखा है, खुद उसने देखा है। यहाँ देखें का मतलब स्पष्ट कर लीजिए कि उसने पढ़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक निरक्षर व्यक्ति या इलिटरेट व्यक्ति को इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया सिर्फ कि हमने डॉक्यूमेंट देखा है। कंटेंट क्या था अगर देखा है तो? इसका मतलब कि कंटेंट की आपको ओरल अकाउंट्स देनी है कि क्या है। उस व्यक्ति का अगर इस तरह को बुलाया जाता है वो सेकेंडरी एविडेंस। ओरल अकाउंट क्यों लिखा है इसने? क्योंकि ओरल एविडेंस लिखता तो इट मस्ट बी डायरेक्ट बाय इन ऑल केसेस। उस व्यक्ति को बुलाया जाता जिसने उसने स्वयं देखा है। यहाँ इसने एक अजीब सी स्थिति ये कर दी कि अब ये व्यक्ति उस कंटेंट का विटनेस है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का विटनेस नहीं है, उस कंटेंट का विटनेस है और उसके कंसर्निंग वो एक ओरल अकाउंट दे रहा है। तो वैसी स्थिति में ये सेकेंडरी एविडेंस है। फिर से कह रहे हैं, सेकेंडरी एविडेंस देने की इजाज़त नहीं मिलेगी जब तक मामला सेक्शन 60 के तहत नहीं आता है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस क्या है हम उसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो पुराने वाले में भी था, ये 3 नया इसने ऐड कर दिया। कंटेंट के बारे में तो था क्या कि बिना देखे कंटेंट के बारे में? नहीं, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो वो डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए वो नष्ट हो गया हो, क्या कुछ ऐसी बातें हो जहाँ नहीं मिल सकता हो, बाढ़ में दर गया हो, लेकिन एक व्यक्ति है जो बता रहा है। अब आप फिर हम कह रहे हैं कि इतना आसानी से मत समझिए कि इसको इजाज़त मिलेगी। अभी तो सेक्शन 60 के अंदर आएगा। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात ये कि कब आपको सेकेंडरी एविडेंस देने की इजाज़त मिलेगी, इसके कंसर्निंग हमारा सेक्शन 60 है। जब सेक्शन 60 में वो मामला आएगा तभी आपको सेकेंडरी एविडेंस देने की इजाज़त मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब सेकेंडरी एविडेंस देने की इजाज़त मिलेगी तो सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में उस चीज़ को आना चाहिए। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है या नहीं। तो वो उस व्यक्ति का ओरल अकाउंट है जिसने उस डॉक्यूमेंट को देखा है। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ना, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि पहला ख़त्म हो जाए तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये सब इक्वल वैल्यू के हैं। इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे ही आपको इजाज़त मिल गई इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि कब किसके कंसर्निंग कौन सी इजाज़त मिलेगी, लेकिन ये सब इक्वल वैल्यू के हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को हमने प्रायोरिटी वाइज ऊपर शिफ्ट कर रखा है, उसके बाद ये नहीं हुआ तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा। ये सब इक्वल वैल्यू के हैं और इसमें से कोई भी दिया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। शर्त यही है कि सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा में उस चीज़ को आना चाहिए, और दूसरी शर्त उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा जो सेक्शन 60 में दिया होगा। आइए, 6th है ओरल एडमिशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 20 के साथ। क्या कहता था सेक्शन 20? कब ओरल एविडेंस अलाउ है एडमिशन? गौर से देखिए, वहीं क्लियर हो जाएगा। एक तो डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस अगर प्रश्न हो तो ओरल एडमिशन अलाउ है। दूसरा, जब सेकेंडरी एविडेंस देने की इजाज़त हो तब से ओरल एडमिशन अलाउ। क्या कहता है सेक्शन 20? पढ़िए कसके एक बार। पहला क्या है? कब वो इंटाइटल्ड है?
जब वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड है तब ओरल एडमिशन। इसलिए यहीं पे लिख लीजिए आप जहाँ आपका बेल रखे हैं, रेडवेयर सेक्शन 20। सेवंथ है रिटेन एडमिशंस। रिटेन एडमिशन कब होगा? जब आप प्लेंट देते हैं, रिटेन आर्गूमेंट देते हैं। हमने कहा कि वहाँ एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में अपने कंसर्निंग जो डॉक्यूमेंट्स है, हमने कहा ऑर्डर 7 रूल 9 और 14 के तहत जिन पे आप रिलाई करते हैं वो डॉक्यूमेंट आप देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने रिटेन में एडमिट कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट है। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपने रिटेन में एडमिट कर लिया है तो क्या पढ़े थे इससे पहले? फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। जैसे आपने एडमिट कर लिया तो अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। देखिए लास्ट जो है, एविडेंस ऑफ ए पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड ए डॉक्यूमेंट the origin of which consists of numerous accounts or other document which cannot be conveniently be examined in court and who is skilled in the examination of such document. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है, अकाउंट्स हैं, उसमें सबको कन्वीनियंटली कोर्ट में लाना और प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो कैसा, उसकी क्वालिटी क्या है? स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ये है। दूसरा, ये उस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है जो न्यूमरस अकाउंट को एक साथ मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है, सारे चीज़ों को एक जगह समराइज करके वो उसको बना सकता है, और उस मामले में वो स्किल्ड है। उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ रहे हैं? अदरवाइज आपको क्या करना होगा? प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेना होगा तो सारे के सारे फिर लेके आने हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसकी रेलेवेंसी देखेंगे, अभी सेक्शन 60 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ज़रा इलस्ट्रेशन देखिए और दिमाग लगाइए। क्या कहता है? ए फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट contents. Now the two have not been compared. If it is proved that the thing photographed was the original. क्या कहा इसने? एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो खींचा गया, फोटोग्राफ, हाँ हो सकता है, फोटोग्राफ में कुछ भी हो सकता है। एक फोटोग्राफ किसका? ओरिजिनल का फोटोग्राफ है। कहता है ये सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट है, यद्यपि इन दोनों को कंपेयर नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? यानी जो फोटो खींचा गया और जो ओरिजिनल है उसको कंपेयर नहीं किया गया है, लेकिन फोटोग्राफ सेकेंडरी एविडेंस है। क्या कंडीशन है? पहला, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द थिंग फोटोग्राफ्ड वाज द ओरिजिनल, यानी जिसका फोटो खींचा गया वो ओरिजिनल है, ये आपको प्रमाणित करना है। ताजमहल का फोटो ये करेंगे हम, ताजमहल का फोटो खींचे और ताजमहल से कंपेयर नहीं किया और कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए, तो हमको प्रमाणित करना होगा कि ताजमहल ओरिजिनल था। यही कह रहा है ये। डॉक्यूमेंट का फोटो खींचते हैं, आपके पास तो एडोब स्कैन है जिसमें हर रोज़ आप लोग डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींचते हैं ना।
तो जब उसके डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो ओरिजिनल को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ओरिजिनल है, भले कंपेयर मत कीजिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ इट इज प्रूव दैट द थिंग फोटोग्राफ्ड वाज द ओरिजिनल, अगर ये ओरिजिनल है तो भले कंपेयर ना किए हो, वो फोटोग्राफ को सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। कंडीशन क्या है कि जिसका फोटो खींचे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आइए, ए कॉपी कंपेयर्ड विथ ए कॉपी ऑफ ए लेटर made by a copying machine is secondary evidence of the content of the letter। क्या कह रहा है, किससे बनाया गया लेटर, a copy compared with the copy of a letter made by copying machine is secondary evidence। फोटोकॉपी की बात कर रहा है। देखिए, ए कॉपी कंपेयर्ड विथ ए कॉपी ऑफ ए लेटर मेड बाय ए कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस। एक कॉपिंग मशीन से एक बनाया गया जो लेटर है और उसको कंपेयर किया गया किससे, लिखा है, इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। फोटो स्टेट ओरिजिनल से किए, ओरिजिनल हटा के रखिए, फोटो स्टेट वाला एक कॉपी निकालें, फोटो स्टेट किया, फिर से प्रिंट आया मेरे पास, तो जो अब जिससे प्रिंट निकाल रहे हैं वो तो ओरिजिनल वाले से बना हुआ था ना, लेकिन ओरिजिनल से तो कॉपी नहीं निकाल रहे हैं ना, अब तो फोटो स्टेट से फोटो स्टेट बना रहे हैं ना। तो वैसे स्थिति में क्या कर रहा है, कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल। ये क्या कहता है, इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, अगर ये कंडीशन है तो ये सेकेंडरी एविडेंस है। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो निकलेगा, लेकिन आपके ऊपर ड्यूटी डाल रहा है, आपके ऊपर नहीं है। जिस वक्त बुलाया जाएगा आपको ये देखिए होता क्या है, अगर आप लोग जैसे हमने एक फोटो स्टेट निकाला और उस पर वो लगा दिया, मतलब आपको क्या कहते हैं, वाइटिंग, हाँ, या कुछ लगा दिया और उसके बाद कुछ लिख के फिर दूसरा निकाल लिया, ओरिजिनल के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की हमने। हम तो फोटो स्टेट का फोटो स्टेट निकाल रहे हैं और फोटो स्टेट पे हमने वो फैब्रिकेशन कर डाला, इसलिए कह रहा है कि ये पहले प्रमाणित करना होगा कि जो आप कंपेयर किए हैं वो ओरिजिनल से कंपेयर किया, ताकि फैब्रिकेशन के चांसेस यहाँ समाप्त हो, देन वो सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, तीसरा देखिए, ए कॉपी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए कॉपी, यानी अब नकल की नकल चल रही है, बट आफ्टरवर्ड कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। नकल से निकालें लेकिन उसके बाद कंपेयर कर लिया, इज सेकेंडरी एविडेंस, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन जिस कॉपी को हमने कंपेयर नहीं किया है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा ऑफ द ओरिजिनल, although the copy from which it was transcribed was compared with the original। समझ रहे हैं, जो कॉपी कंपेयर की गई है ओरिजिनल से वो सेकेंडरी एविडेंस होगी, बाकी की जो कॉपी नहीं की गई है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। अब लास्ट, ओरल अकाउंट ऑफ द कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरल अकाउंट ऑफ ए फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, इन दोनों में से कोई भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। हम ओरिजिनल अकाउंट, सॉरी, ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस किसको दे रहे थे, जिसने ओरिजिनल को देखा था। यहाँ किसकी बात हो रही है, ओरल अकाउंट ऑफ द कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल।
हम कॉपी का जो कंपेयर किया गया है उसका ओरल अकाउंट अगर देने जा रहे हैं, सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। दूसरा कहता है ओरल अकाउंट ऑफ ए फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। अगर हम फोटोग्राफ का जो ओरिजिनल से किया गया है हम उसका ओरल अकाउंट देने जा रहे हैं, यह भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। मतलब कि सेकेंडरी एविडेंस होने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति ओरल अकाउंट सिर्फ उसी व्यक्ति उसी डॉक्यूमेंट का दे सकता है जो उसने देखा है ओरिजिनल वाले को। फोटो कॉपी का ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, फोटोग्राफ का ओरल अकाउंट सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। इतना कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब इतनी बातें समझ में आ गई ना, ठीक है। आइए, हाँ थोड़ा सा देखिए समझने वाली चीज़ है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामला है ना, डॉक्यूमेंट में जो चीज़ है वो बदली नहीं जा सकती है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट का वैल्यू भी अधिक है। इसलिए हमने कहा कि इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। पहला तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, दूसरा उसके जेन्युइननेस को कैसे प्रूव करेंगे, और तीसरा कब ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा। इन 3 फेजेस में हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या देखें, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय द प्राइमरी एविडेंस और द सेकेंडरी एविडेंस। अब देखिए क्या कहता है 59, डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड। इसने साफ कर दिया, डॉक्यूमेंट हमेशा प्राइमरी एविडेंस लिख के हाँ क्या सर? नहीं, हाँ इसने कह दिया कि इसके बाद जो सेक्शन है उसमें जो कंडीशन है सिर्फ उसी में आप देंगे, अदरवाइज प्रत्येक मामले में प्राइमरी एविडेंस आप देंगे। ये डिक्लेरेशन है इसमें, और डिक्लेरेशन कैसा? सेल है। डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड। आइए देखते हैं किन किन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। क्या होगा? नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इन द सेंस, इसको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मतलब समझने वाली चीज़ है। शब्द इस तरीके से एक दूसरे से घुले मिले हैं ना कि थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगेगा तो गलत कॉन्सेप्ट में चले जाइएगा। इसलिए बिल्कुल हम आपको तो और रुक रुक के बता रहे हैं, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि मामले को समझ लें। आपसे प्रश्न पूछता है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर है, ये बताने के लिए किन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और उधर आपका सेक्शन 55 था कि ओरल एविडेंस तो कैसे। तो आइए एक क्वेश्चन अभी तो आप लोग कर लेंगे, प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में अंतर। आइए पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन इन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इसने पहली बात कहा कि मे बी गिवन किया जा सकता है जब आप इसके कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो। यानी ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा। हमने क्या कहा आपको कि जब ये तय करना हो कि किन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 60। जब ये तय करना हो कि सेकेंडरी एविडेंस क्या है, तो ऐसे मामले में सेक्शन 58 वही डिफाइन कर रहे हैं ना कि क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, आइए अब देखिए ये क्या कह रहा है। पहला कंडीशन इसका क्या है, सेकेंडरी एविडेंस कब आप देंगे, तो एक कंडीशन तो यह है कि व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और appear to be in the possession
और पावर। पहला, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom द डॉक्यूमेंट इज साउट टू बी प्रूव्ड। ये दिखाना होगा या पेश करना होगा कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में हमें वो डॉक्यूमेंट देना है वो उसी व्यक्ति के कब्जे में है। हम कहां से देंगे जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं? तो ओरिजिनल हम कहां से देंगे? ओरिजिनल मतलब प्राइमरी एविडेंस हम कहां से देंगे? किसके कब्जे में है? जिसके विरुद्ध हम उसके कब्जे में है। कायदे से क्या करना चाहिए फिर? हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। चोरी करेगा उसके घर में जाकर। अच्छा, चोरी से याद आया, जैसे हमने अभी कहा था कि टेप रिकॉर्डर को हमने चोरी से रिकॉर्ड कर लिया, तो चोरी से रिकॉर्ड करके प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, एविडेंस में एक बार बताया कि आपने कि कोई हाँ। भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे फुल मीन से भी अगर हमें एविडेंस ले रहे हैं तो वो देखिए, एक ही सेट है, 2 जजमेंट से इसके कंसर्निंग लिख लीजिए अगर अभी तक नहीं लिखे हैं, टेस्ट में क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम। एक तो है जोन्स वर्सेस क्वीन, जोन्स वर्सेस क्वीन, और दूसरा रेंस वर्सेस आर। इन दोनों मामले में डिसाइड हुआ रेंस RENC, रेंस वर्सेस आर। इन दोनों मामले में डिसाइड हुआ कि अगर मैटर रेलेवेंट है तो एविडेंस किस तरीके से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। क्या देखिए, अपने आप जो बात बोल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? और फिर हम लोग सेक्शन कॉन्फेशन में क्या देखे थे? दारू के नशे पिला के हमने कर लिया कॉन्फेशन, तो भी एडमिसिबल था। इन दोनों मामले में यह तय हुआ था कि अगर रेलेवेंट मामला है तो एविडेंस चाहे चोरी करके लाए, किसी मीन्स से लाए, वो रेलेवेंट रहेगा और एडमिसिबल होगा। क्योंकि कोर्ट को मतलब किस चीज़ से है? एविडेंस फॉर पर्पस ऑफ प्रूफ, फैक्ट को एस्टेब्लिश करना है, और वो चाहे आप जैसे भी लाएं। हम इस क्या कहते हैं, हम पाप पुण्य के चक्कर में क्यों पड़े? अपने खिलाफ नहीं, सरकार ने घूस लिया। आपको पहले एक चीज़ समझ जाना था, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि कोई भी एविडेंस कहाँ से आता है ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे इस बीच हम लोग उस वक्त चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई क्लाइंट किसी को बताता है कि हमने मर्डर किया है तो हम वकील को इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं कि बताइए। उसी तरह उसमें और भी एक सेक्शन है जिसमें है कि कोर्ट आपके पास जानकारी कहाँ से मिली ये बताने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में है ना, वहाँ जस्टिस देखने के लिए बैठे हुए हैं। एविडेंस को आना बंद कर देंगे तो प्रूफ कैसे होगा मामला? ठीक है, आइए। पहला कहता है कि उसके जो असॉल्ट किया है, मतलब उस व्यक्ति के अगेंस्ट में है जिसके अगेंस्ट में हम वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला, या ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रेस्ट और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, यानी उस व्यक्ति के पास है जो कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर। पहला कंडीशन कि जिसके अगेंस्ट में हम डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं उसी व्यक्ति के पोजीशन में है। दूसरा, को जिस व्यक्ति के पोजीशन में है उस पर कोर्ट का जुरिडिक्शन लागू नहीं होता है। जैसे कोई विदेशी दूत है, राजनयिक है, एम्बेसडर है, उस पर कोर्ट का जुरिडिक्शन लागू नहीं होगा। उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो हम थोड़ी कहेंगे, तब तो सेकेंडरी एविडेंस देने की ही बात कहेंगे। तो उस कंडीशन। और तीसरा, ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, वैसा व्यक्ति जो उसको देने के लिए लीगली बाउंड है तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा ही। तो जब वो प्रस्तुत करने के लीगली बाउंड है और प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो हमने क्या कहा था, तो वैसे स्थिति में हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे, अपना मामला एस्टेब्लिश करेंगे, और वह व्यक्ति जब बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट लाता है हम उसको डॉक्यूमेंट देने की इजाज़त नहीं देंगे।
167 अभी हम देख रहे थे। एक बार 167 देख लीजिए, आपके पास पड़ा हुआ है। 167 सर, मंगाई गई या सूचना पे प्राप्त बिक्री के दस्तावेज के बारे में क्या प्रोविजन है? जिस व्यक्ति को हमने समन किया है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट लेके आता है और जिसने मंगाया है उसने उसको इंस्पेक्ट कर लिया, तो अब वो व्यक्ति कहता है कि हम इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में देना चाहते हैं। बस इस स्थिति में आप उसे रोक नहीं सकते। 167 का प्रोविजन क्या कह रहा है? When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court. यानी कि अगर उसको प्रस्तुत करना है तो सेकेंड पार्टी का कॉन्सेंट या फिर consent नहीं, या Order of the court. ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा, इससे पहले वो नहीं दे सकता है। खुद प्रोक्योर नहीं कर पा रहा हूँ, कौन? नोटिस हुआ है। नोटिस हुआ है वो बता रहे हैं। अभी हम लोग 64 भी देखेंगे साथ साथ। अभी का मामला कहां तक पहुंचा कि किन मामलों में हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे? एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 64 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। क्या कह रहा है ये? कि जिस अब होगा क्या कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है जो उसी के खिलाफ प्रस्तुत करनी है, या हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो उसके कब्जे में है। नेचुरली हम क्या करेंगे? उसको नोटिस देंगे कि आप वो प्रस्तुत कीजिए। और इसके साथ साथ क्या क्या लीगल प्रिजम्पशन लागू हो जाएगा अगर उसने प्रोड्यूस नहीं किया तो? अभी हमने क्या था, हाँ 119 का जी, कि अगर वो प्रस्तुत करता, मतलब मांगने पे भी वो प्रस्तुत नहीं किया, अगर प्रस्तुत करता तो उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल होता। वो तब की कंडीशन में जब वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसे नोटिस करेंगे कि आप वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत। किसको नोटिस करेंगे? सेकंड वाले को? इसको तो नहीं कर सकते हैं ना। ऑफ एनी पर्सन आउट रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। जो व्यक्ति न्यायालय की अधिष्ठिका के बाहर है उसको थोड़ी नोटिस करेंगे। तो नोटिस किसको करेंगे? जिसके कब्जे में वो है या फिर जो पर्सनली लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस है उसको नोटिस करेंगे। आप 64 निकालिए। Rule says to notice. क्या कहता है? सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन क्लॉज ए। इसी की बात कर रहा है जिसको भी हम लोग देखे हैं। क्लॉज ए में 3 चीज़ें थी। एक तो वह व्यक्ति जिसके शक्ति में वो डॉक्यूमेंट है, तीसरा जो लीगली बाउंड रिप्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा वह जिस पे कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं लागू होता है। क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 60 शैल नॉट बी गिवन unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power of the document or his। देखिए किसको दे सकता है? एक तो वो उस व्यक्ति को जिसके पावर और पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है, या उसके एडवोकेट को, और ऑन हिज एडवोकेट या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को। सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law, then such notice as the court considers reasonable under the circumstances of the cases। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई नोटिस का प्रिस्क्रिप्शन का कोई फॉर्मेट बना हुआ है तो उस फॉर्मेट में हम उसको देंगे, और अगर कोई फॉर्मेट नहीं बना है तो जो भी रीजनेबल लगे कोर्ट को उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नोटिस कर सकते हैं। पहला नोटिस करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? क्या कहता है ये? सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड इन क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन शैल नॉट बी गिवन। आप नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप उसको
नोटिस नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है जब आपको नोटिस से एग्जम्पशन मिला हो। नहीं, इसी में है, प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस और इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक फिट टू डिस्पेंस इट। पहली बात यह कि इसके अलावा इतने जितने भी हैं, इसमें अगर आता है मामला तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है को नोटिस देने से आपको मुक्त कर दे, ये कोर्ट के ऊपर पावर है, बट आपकी ड्यूटी क्या है? नोटिस करनी है। किन किन मामलों में देखिए, किन किन मामलों में नोटिस नहीं करनी है? When the document to be proved is itself in notice, जब खुद ही वो डॉक्यूमेंट नोटिस है तो नोटिस क्या करें? बात समझ रहे हैं? अब उसी के कब्जे में नोटिस है तो वो नोटिस ही है ना, तो नोटिस है तो उसका कहीं रेफरेंस होगा। नोटिस जाती है तो आप जानते हैं कि पत्रांक संख्या, ज्ञापांक संख्या सब लिखा रहता है, उसके कंसर्निंग है किसी व्यक्ति को नोटिस जाती है, सरकारी कामकाज में खासकर। तो वहाँ फिर जब वो खुद ही नोटिस है तो उसके लिए फिर आपको नोटिस करने की जरूरत नहीं, आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आपको नोटिस देनी होगी। दूसरा, when from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce this। केस का नेचर ऐसा है कि एडवर्स पार्टी जानता है कि उसको वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। जैसे मान लीजिए मॉर्गेज का कोई मामला है, कोई रिडम्पशन के लिए सूट फाइल किया, निश्चित रूप से उसके पास जो डीड ऑफ मॉर्गेज है उसको प्रोड्यूस करना है। तो ये नेचर ही इस तरह के केस का है कि रिडम्पशन के मामले में उसको जो मॉर्गेज डीड है उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए नोटिस देने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? मॉर्गेज समझते हैं आप लोग? मॉर्गेज और प्लेज में क्या अंतर है? चलिए, सी क्या है? When it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force, ये तो समझ ही रहे थे। जब फ्रॉड या फोर्स से ही कब्जे में कर रखा है तो पहले ही आपको प्रूफ करना होगा ना, फ्रॉड कर रखा है या फोर्स से उसने आपको ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको देने की जरूरत नहीं। When the adverse party or his agent has the original in court, पढ़िए तो क्या लिखा है? डी क्या लिखे हुए हैं? या तो इसके लिखने का मतलब यह है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में ही है। जब कोर्ट में ही है, कोर्ट में किस तरीके से हो सकता है? मान लीजिए आपके साथ एक साथ 2-3 केसेस चल रहे हो, उसमें कहीं आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा हो या एडवर्स पार्टी ने सबमिट कर रखा हो, तो वैसी स्थिति में जब वो कोर्ट में ही डॉक्यूमेंट है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, किसी भी मामले में चाहे वो रिटन स्टेटमेंट में या कहीं भी उसने ये स्वीकार कर लिया है कि वो डॉक्यूमेंट जो आप हमसे मांग रहे हैं वो नष्ट हो गया है या नहीं मिल रहा है, तो उसी स्थिति में नोटिस देने की फिर जरूरत नहीं। When the person in possession of the document is out of reach or not subject the process of the court, बात वही है। जब वो ऐसा व्यक्ति है, हमने क्या कहा था कि क्लॉज ए में 3 चीज़ें हैं, जिसमें दूसरा कौन था? जो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, उस पर न्यायालय की आदेशिका लागू नहीं होती है, वैसी स्थिति में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्यों नोटिस दीजिएगा? एम्बेसडर को हम प्रोसेस नहीं दे सकते हैं और आप कह रहे हैं कि हम नोटिस देने जा रहे हैं, ये नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जब भी हम लोग 64 पढ़ेंगे किसके कंसर्निंग पढ़ेंगे? 60 के क्लॉज ए के साथ।
आइए यहाँ तक समझ गए। 64 कहाँ लागू होगा? 60 के क्लॉज से, यानी वो कंडीशन जहाँ हम सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड होंगे। ठीक है, आइए। When the existence, condition or content of the original have been proved or to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. अरे नहीं, हो ही गया, बस इसके बाद छोड़ ही दे रहे हैं। नहीं, आराम से कुछ ही चीज़। अच्छा, यहाँ तक तो कोई क्लियर मतलब डाउट नहीं है ना? बहुत ज़्यादा है सर, हम जो क्लियर बोल रहे हैं थोड़ा सा बहुत पढ़ना होगा इसका। अच्छा ठीक है, आप लोग घर जाके भी पढ़िएगा, कोई इशू नहीं है। हमको सबसे ज़्यादा तो इसका इलस्ट्रेशन कंफ्यूज कर दिया है, सेकेंडरी एविडेंस। हाँ करेगा, क्योंकि उसकी जो टर्मोलॉजी है, उसका जो लिखा हुआ तरीका है, हाँ हाँ, वो जरूरी है। बस अधिक तो है नहीं, ये कंडीशन 60 वाली कंडीशन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, 60 के हम लोग किसी के कंसर्निंग पढ़ रहे हैं? जब हम लोग किस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस पर। वेरी गुड। और सेकेंडरी एविडेंस क्या है, वो कहाँ है? वो 58 में। वेरी गुड। और ये जिसका जो हम लोग ने क्लॉज ए देखा, उसके साथ क्या कंपल्सरी है? 64 नोटिस। और किसको नहीं देंगे? बाकी जो और भी कंडीशन है वो हम नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, सॉरी कहाँ गया? When the existence, condition, content of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. अब देखिए तो कह रहा है कि जब खुद ही एडमिट कर लिया है तो वो प्रूव हो चुका है, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अब हमारे प्राइमरी एविडेंस की जरूरत तो है नहीं। When the existing condition and content, हमने कहा था ना इन तीनों चीजों को कैसे प्रूव करते हैं? कोर्ट को दिया वो बस प्रोसेस कर लेगा। हाँ वही चीज़, जैसे ही कोर्ट को प्रस्तुत किया वो तीनों चीज़ें प्रूव हो जाती है। कोर्ट को देने, देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस तो हम उसके एग्जीक्यूशन को, जब हम उसके जेन्युइननेस को बात करेंगे तब ना। हमने अभी आपको क्या कहा कि एक तो ये तरीका होता है कि हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज है कि वो जेन्युइन है कि नहीं ये प्रूव करना होता है। तो जैसे ही प्रस्तुत करते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस है तभी तो प्रस्तुत किए हैं। कंडीशन किस कंडीशन में आपके सामने है, देख न लीजिए। कंटेंट तो उसमें लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए। इन तीनों चीज़ों के कंसर्निंग हम इसके एग्जीक्यूशन के कंसर्निंग कहाँ बात कर रहे हैं? ये दे देने से एग्जीक्यूशन से आप मुक्त नहीं हो गए, उसके जेन्युइननेस को प्रूव करने से अभी आप मुक्त नहीं हुए हैं। हाँ, उसके लिए अलग हिसाब है। फिर वो उसका वो क्या कहते हैं, वो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर जो भी है उसको बोलता है कि इसको ट्रांसलेट करवा के लाइए। फिर वैसे स्थिति में एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि अगर कोई जजमेंट है, जजमेंट को अगर आपने अनुवाद करवा लिया, मतलब उसको ट्रांसलेट करवा लिया, तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बात तो वही हो जाएगी ना कि शंकर भगवान को पानी चढ़ रहा था कि जल। अनुवाद में तो आप लिख देंगे ना कुछ भी, तो वही स्थिति हो जाएगी। आइए, when the original has been destroyed or lost, जब ओरिजिनल रहा ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया, गुम हो गया। when the party offering evidence of its contents cannot for any other reason not arising out of his own fault or neglect produce it in a reasonable time, जब वो नष्ट हो गया, जब वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से लाएं हम? इसके साथ एक और सेक्शन है
वो है 107। अगर सेकेंडरी एविडेंस देना है तो पहले आपको प्रूव करना होगा कि प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो गया है। समझ रहे हैं? अब देखिए कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर एज नॉट टू बी इजिली मूवेबल। डॉक्यूमेंट के कंसर्न लोग क्या कर रहे थे, एक इमारत पे लिखी हुई कोई इबादत भी डॉक्यूमेंट है, कोई स्मारक है उस पर भी अगर कुछ लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट है। अब हम उसको कह रहे हैं कि उसको ओरिजिनल लाना है, तो ऐसे कंडीशन में वो कह रहा है कि ये जब सीन है तो आप सेकेंडरी एविडेंस when the original nature is easily movable, when the original is a public document within the meaning of section 74। आप समझ रहे हैं? हमने क्या कहा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, और सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस है, और सेक्शन 78 के तहत उसके जेन्युइननेस को कोर्ट प्रिजर्व करती है। तो वैसे स्थिति में हम इसके अलाउ करेंगे। किसके कंसर्निंग कह रहे हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग। सभी डॉक्यूमेंट के कंसर्निंग सर्टिफाइड कॉपी लेके आ जाएगा तो नहीं मानेगा ये। समझ रहे हैं? ये वो प्रिजम्पशन है, आप इसको खंडित भी कर सकते हैं, प्रिजम्पशन है। क्यों? कारण है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के यहाँ से अगर आप डॉक्यूमेंट बार बार मंगवाइएगा तो जोखिम है बीच में रास्ते में नष्ट हो गया तो ये जोखिम उठाने से बचाने के लिए ये प्रोविजन दिया गया कि सर्टिफाइड कॉपी लेके आ जाइए, वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे हम उसको एडमिट कर लेंगे। हाँ क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट के साथ और भी लोगों का तो डॉक्यूमेंट अटैच होगा ना, या एक ही पेज में बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट अटैच होगा। हाँ वही इस वजह से when the original is a document of which a certified copy is permitted by his अधिनियम or by any other law in the force of India। बात सेम ही है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है इस अधिनियम के द्वारा, तो इस अधिनियम के द्वारा किसकी सर्टिफाइड कॉपी है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। समझ रहे हैं? या किसी और एक्ट के तहत अगर है किसी एक्ट जहाँ वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में अब जैसे आप विल है, विल आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जब प्रोबेट में जाएगा या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अटैच करनी है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाएगा तो अवश्य स्थिति में सर्टिफाइड कॉपी भी मान ली जाएगी, क्योंकि तब वो डिपेंड करता है कि अगर रजिस्टर्ड विल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए अगर रजिस्टर्ड विल है तब तो उसकी जितनी सारी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए, अगर नहीं है एकमात्र सिंगल वही है तब तो आपको बचा के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वही नष्ट हो गया, सेकंड पार्टी ख़त्म कर दिया तो बात ही समाप्त हो जाएगी फिर। तो वहाँ जहाँ इसकी परमिशन दी। When the original consists of numerous account, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे स्किल्ड पर्सन की, जिसका वो पेपर काम आएगा हमारे, ये इसी के कंसर्निंग है। ये कह रहा है कि कोई न्यूमरस अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कॉन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट। उसको अब चारा घोटाला हुआ है, दो ट्रक पे फाइल रखी हुई है, उसको एग्जामिन करना कोर्ट के बस की बात नहीं है, तो उस व्यक्ति का प्रूव द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन। अगर उसके, तो हमने कहा था ना कि जो आदमी उसमें स्किल्ड है वो अगर एक पेज 10 पेज में उसको कंपाइल कर देता है, उसके साथ कंडीशन क्या है, वो स्किल्ड होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अकाउंट्स के जेन्युइननेस को वो चेक करे, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उस छोटे से डॉक्यूमेंट से उस टोटल डॉक्यूमेंट्स का हमारा काम निकला है, देन हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट अलाउ सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हमने लिस्ट बताया कि इस कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। अब देखिए ये क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए सी डी। ए में क्या था, वही 3 कंडीशन, सी में क्या है और डी में क्या है, जो इजिली मूवेबल नहीं कर सकता है, तो कहता है कि एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। इनमें से कोई भी सेकेंडरी एविडेंस हो आप दे सकते हैं।
किसके कंसर्निंग ये बोला? ए, सी और डी के कंसर्निंग कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस चलेगा। हमने क्या कहा था कि सबका इक्वल वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड नहीं हुआ दे, आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन किसके मामले में? ए, सी और डी, क्योंकि नेचर है उसी तरह का। आप देखिएगा, अब जैसे देखिए डी क्या है, व्हेन द ओरिजिनल इन सच ए नेचर इज नॉट टू बी इजली मूवेबल, इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिले, किसी व्यक्ति को बुला के ही बुलवाना पड़े कि ओरली बोलो चल के कि क्या है, वो भी आप दे सकते हैं। उसका फ़ोटो खींच के भी आप दे सकते हैं, उसको कंपेयर किए हैं वो भी दे सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हमने अलाउ कर दिया। दूसरा क्लॉज बी, द रिटन एडमिशन इज एडमिसेबल। क्लॉज बी में क्या है? When the existing condition of content of the original have been proved to be admitted, जब ये खुद ही एडमिट किया है, प्रूव किया है, तो एडमिशन तो खुद ही किया है ना। अगर मान लीजिए उसने रिटन स्टेटमेंट में ही किया है तो राइटिंग में ही है, तो राइटिंग में है तो उसको रिटन डॉक्यूमेंट ही देनी पड़ेगी। जहाँ उसने लिख के रखा है उसी को आपको लाना है सेकेंड एविडेंस के तौर पे। समझ रहे हैं? और क्लॉज ई एंड एफ, वो तो आप समझ ही रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। वही है जहां वो पब्लिक नेचर का डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। इसने कहा कि सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी लगेगी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मतलब वो फोटो खींच के नहीं दे सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ है ना वो, तो गवर्नमेंट की जगह फोटो खींच के आपको देने की इजाज़त नहीं है। आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए और उसको जमा कीजिए। आप देखते होंगे अपील में भी जाते होंगे तो आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं। समझ रहे हैं? ये क्लॉज डी, एविडेंस में बी गिवन टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। आप समझ के, जहाँ न्यूमरस डॉक्यूमेंट हो वहाँ उस व्यक्ति का दिया हुआ। हम लोगों ने आज क्या देखा? अभी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। हमने 3 कंडीशन बोला ना, हम उसको 3 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट है, आप उसके जेन्युइननेस को प्रूफ करेंगे। और थर्ड स्टेज में ओरल एविडेंस कैसे एक्सक्लूड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रेजेंस में, ये देखेंगे। ठीक है।